मसीह चेमोंग में रुके। हमारी भूमि हमारी विरासत है, इसे किसी को नहीं दिया जाएगा। हमारे विरोधी हमें तीक्ष्णता प्रदान करते हैं। ये भावपूर्ण शिलालेख कोहिमा के ऊपर देवदार के पेड़ों के बीच स्थापित एक साधारण स्मारक पर पढ़ा जा सकता है। इसे नागा स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और बाद में चेतना के वाहक अंगामी ज़ापू फिजो की याद में बनाया गया था। सदी के अंत में जन्मे एक मिशन शिक्षित अंगामी नागा जेड फिजो, जिन्होंने मिशन स्कूल में ए और जेड को अपनाया, 1947 में नवोदित नागा राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व संभालने से पहले एक शिक्षक और एक बीमा विक्रेता के रूप में काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापानी खुफिया विभाग के लिए काम किया और बोस की आईएनए के साथ लड़े। उनका मानना था कि टोक्यो राज के पतन के बाद नागाओं को स्वतंत्रता का इनाम देगा। उन्हें बर्मा में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया, लेकिन 1946 में रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपने लंबे जीवन का दूसरा भाग नागा हिल्स में नहीं, बल्कि 1960 से लंदन में बिताया, जहां 30 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर मैं पहली बार इस महान राजनीतिज्ञ और गुरिल्ला नेता से दक्षिण पूर्व लंदन में एलिफेंट एंड कैसल के पास स्थित एक ऑफिस ब्लॉक में एक साधारण मीटिंग रूम में मिला था। हालांकि बाद में मुझे उपनगरीय ब्रोमली में उनके घर पर आमंत्रित किया गया था। उस समय वे 80 के दशक में थे, छोटे कद के, तंदुरुस्त और आकर्षक। मुझे याद है, हाउंडस्टूथ चेक सूट पहने हुए, एक साफ सुथरी गांठ वाली टाई के साथ। उनके जूते अच्छी तरह पॉलिश किए हुए थे। अगर उन्होंने मुझे कोई बीमा पॉलिसी बेचने की कोशिश की होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। ऐसा नहीं था कि मुझे उम्मीद थी कि वे टाटन किल्ट पहने होंगे और पंखों वाली हेड ड्रेस, भाला और धनुष और तीर पहने होंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय नेता, घर से इतनी दूर, भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं की हताशा और क्रोध का एक असंभव लक्ष्य लग रहा था। चाय और बिस्कुट पर फिजो ने मुझे बताया कि वो 1960 में नागा संघर्ष का संदेश फैलाने के लिए लंदन आया था, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था। उन्होंने मुझसे कहा, इस समय तक भारतीय सेना ने हमारे 645 गांवों को तहस नहस कर दिया था और हमारे कम से कम 1 लाख लोगों को मार डाला था। क्या आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भारत से लंदन में मुझसे मिलने आए थे, तो वे गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि वे सभी भारतीय विद्रोहियों का सफाया कर देंगे। फिजो ने मुझे 26 जुलाई 1960 को लंदन में ब्रिटिश प्रेस को दिए गए अपने भाषण की एक प्रति दी। इसमें लिखा था, मैं नागाओं की ओर से इस देश में ब्रिटेन के लोगों को तथा उनके माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को हमारे देश में घटित हुई भयंकर त्रासदी के बारे में बताने आया हूँ। मैं भारत के लोगों से विशेष अपील करना चाहता हूँ कि वे समझें कि उनके नाम पर क्या किया गया है तथा इन कष्टों को समाप्त करने में मदद के लिए आगे आएं। भाषण में बलात्कार, जबरन मजदूरी, यातना शिविर और सरासर खूनी हत्या का हवाला दिया गया। पीले पड़ चुके प्रेस विज्ञप्ति के पन्नों को जंग लगे पेपर क्लिप से जोड़कर रखा गया था, जिसका शीर्षक निर्वासन में नागा नेशनल काउंसिल के पहले संबोधन से था। 81 डेनिसन हाउस, 296 वॉक्सहॉल ब्रिज रोड, लंदन SE 1। नागा हिल्स कभी भी इतनी दूर नहीं लगे। ब्रिटेन में समर्थन पाने की अपनी कोशिश में फिजो को आंशिक सफलता ही मिली। ऑब्जर्वर के मालिक डेविड एस्टर ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और अपने बेहतरीन विदेशी संवाददाताओं में से एक गैविन यंग को नागालैंड भेजा। थोड़ी देर की दिलचस्पी के बाद नागाओं की कहानी दुनिया भर में स्वतंत्रता के छोटे मोटे युद्धों की धुंध में खो गई। दैनिक क्रॉसवर्ड, पालतू जानवरों के कोने और अखबारों के प्रकृति नोट स्लॉट के पीछे चली गई और फिर मानसून की धुंध में नागा पहाड़ियों की तरह नजरों से ओझल हो गई। ये कहानी आंशिक रूप से इसलिए गायब हो गई क्योंकि फ्लीट स्ट्रीट का ध्यान बहुत कम समय के लिए रहता है। नागा संघर्ष विदेशी समाचार संपादकों के लिए एक छोटा सा आशाजनक युद्ध था, जब तक कि अगला समाचार संपादक सक्रिय नहीं हो गया, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि दिल्ली ने 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का निर्माण करके नागा पहाड़ियों में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ चाल चली थी। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस का ध्यान नहीं गया। 1 सप्ताह पहले ही जॉन एफ कैनेडी की डलास में हत्या कर दी गई थी। इस विशाल उथल पुथल की तुलना में नागालैंड शायद ही एक छोटी सी पहाड़ी से अधिक कुछ हो।
नागालैंड का निर्माण पहली नज़र में दिल्ली द्वारा एक शानदार चाल थी। अब कम से कम आधिकारिक तौर पर ये परेशानी वाला क्षेत्र अब हाल ही में स्वतंत्र हुए गणराज्य के किनारे पर कोई अर्धशासित भूमि नहीं है, बल्कि इसका अभिन्न अंग है। रातों रात नागा स्वतंत्रता सेनानी भारतीय असंतुष्ट, आतंकवादी और यहाँ तक कि देशद्रोही बन गए। अब से नागा स्वतंत्रता आंदोलन को उग्रवाद के रूप में संदर्भित किया जाएगा। जेड फिजो की बेटी एडिनो, जो 70 के दशक में भी लंदन में अपने मामूली केंसिंगटन फ्लैट से नागा नेशनल काउंसिल चलाती हैं, ऐसे वर्णनों को न केवल अनुचित बल्कि शर्मनाक और जानबूझकर भ्रामक मानती हैं। नागा असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हमारा कोई उग्रवाद नहीं है। भारत ने हमारे देश पर आक्रमण किया। हम भारतीय नहीं हैं। हम भारत के नहीं हैं। बेशक कुछ नागा लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के भीतर कमोबेश आरामदायक जीवन जीने के लिए लाभ उठाया है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो नागालैंड टैग को तुच्छ समझते हैं। अगर दिल्ली ने सोचा था कि वह नागा जिले को इतनी आसानी से सामान्य बना सकती है, तो जल्द ही यह वास्तव में बहुत गलत साबित हुआ। लगभग तुरंत ही स्वतंत्रता की लड़ाई ने जोरदार उड़ान भरी और अगले 34 वर्षों तक नागालैंड एक भयंकर युद्ध में घिरा रहा। 1997 में विभिन्न युद्धरत दलों के बीच एक तरह का शांति समझौता हुआ, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है। ज्यादातर प्रतिद्वंद्वी नागा गुटों के बीच भारतीय सेना के साथ खड़ी है। दुखद सच्चाई यह है कि नागा पिछले 60 वर्षों से भारत के साथ और आपस में युद्धरत हैं। जुलाई 2007 में दिल्ली नागालैंड को उसकी परेशानियों से बाहर निकालने का प्रयास किया। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य का दौरा किया और 1050 करोड़ रुपए करीब 2.5 मिलियन पाउंड करोड़ भारतीय भाषा में 100,000 का माप है कि नए सरकारी निवेश की घोषणा की, लेकिन जैसा कि एडिनो फिजो कहते हैं, नागालैंड बिक्री के लिए नहीं है। हालांकि दीमापुर और कोहिमा में आप प्लास्टिक के क्रूसिफिक्स और स्नोस्टॉर्म शेका बेचने वाली दुकानों में गर्ल्स अलाउड और एंग्री रैप्सोडी खरीद सकते हैं, जिसमें क्रिसमस अस्तबल में पवित्र परिवार को दर्शाया गया है। और हालांकि मोबाइल फोन और लैपटॉप ने लंबे समय से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, नागालैंड ने अपनी पारंपरिक संस्कृति को बहुत हद तक बरकरार रखा है। सच है, कोहिमा में ऐसे राजनेता हैं जो दिल्ली को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए मामूली विलासिता का जीवन जीते हैं, और फिर भी नागालैंड की आत्मा के लिए लड़ाई बेरोक-टोक जारी है। मुझे दुख है कि पिछले कुछ सालों में जब से मैं नागालैंड को जान पाया हूँ, लड़ाई अंदर की ओर मुड़ गई है। हालांकि आदिवासी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन आज दांव एक पहाड़ी गांव और दूसरे के बीच विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, जिनमें चीन और पाकिस्तान प्रमुख हैं, लगातार काम कर रही हैं, प्रतिद्वंद्वी नागा गुटों को एक दूसरे और दिल्ली दोनों के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। आज इसका नतीजा सबसे अच्छा अनिश्चित गतिरोध है, और सबसे बुरा यह है कि बारूद का ढेर फटने का इंतजार कर रहा है। ऐसा होना जरूरी नहीं था। जब जेड फिजो ने 14 अगस्त 1947 को नागा स्वतंत्रता की घोषणा की, तो नागा खुशी खुशी भारत से आज़ाद हो सकते थे, और भारत अगले दिन स्वतंत्र होकर एक ऐसे संघर्ष से मुक्त हो सकता था जिसमें उसके बहुत से सैनिक एक ऐसे उद्देश्य के लिए मारे गए जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और जिसकी बहुत कम परवाह करते हैं। दीमापुर में राजनेताओं और नियुक्तियों के लिए सूट बनाने के लिए कामरूप एक्सप्रेस में एक दर्जी ने मुझे बैगपाइपर विस्की के कई घूंट पीते हुए बताया कि कैसे उसने 1980 के दशक में असम राइफल्स के साथ काम किया था। वह दिल्ली में अपने पारिवारिक घर से 200 मील उत्तर में दीमापुर में तैनात था। तब तक, उसने कहा, मुझे वास्तव में बिल्कुल भी पता नहीं था कि नागालैंड कहाँ है। यहाँ तक कि 7 सिस्टर्स 7 उत्तर पूर्वी राज्य भी थोड़े रहस्यपूर्ण थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था जो असम गया हो। अधिकांश भारतीय लोगों को इन स्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे बस इतना पता था, नागा विद्रोही हैं, उपद्रवी हैं और नागालैंड में शांति बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ये बहुत ही असहज पोस्टिंग थी, लेकिन कृषि मंत्रालय के एक सरकारी अकाउंटेंट ने नागा वित्त की बीजांटन पेचीदगियों से निपटने के लिए जाते समय मेरी जैमसन की बोतल को चुना। ये लोग सिरदर्द हैं। देखो,
भारत आगे बढ़ रहा है। भारतीय बाघ वास्तव में दहाड़ रहा है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ हमें रोका जा रहा है। करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इससे बेहतर काम करने की गुंजाइश है। और सज्जनों, एक स्वतंत्र नागालैंड का क्या होगा? ये कैसे समृद्ध होगा चीनी पैसे से? ये बहस कुछ घंटों तक चलती रही, जब कामरूप एक्सप्रेस असम से गुजरी। गाड़ी की खिड़कियों और सिंचित खेतों में एक विशाल चांद की झलक दिख रही थी। कहीं न कहीं पटरियों के दोनों ओर असमिया विद्रोही अपनी आज़ादी की लड़ाई में अगले कदम की योजना बना रहे होंगे। नागा विद्रोह की भावना उत्तर पूर्व के अन्य भागों में भी फैल गई है। आज तथा जो भी बुरी चीजें हुई हैं, उसके बावजूद दर्जी ने कहा, मैं वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ। नागा सरदारों के लिए अच्छी तरह से कटे हुए पश्चिमी सूट उपलब्ध कराने के बारे में सोचते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया, जिन्होंने दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपए के बदले में एक निश्चित रूप से अस्थिर पैक्स इंडियाना स्वीकार किया है। 1983 में जब मैं जेड फिजो से लंदन में मिला था, तो उनका पश्चिमी सूट भी अच्छी तरह से कटा हुआ दिखाई दिया था। वे अपने दादा से कितने अलग दिखते थे, जिन्होंने 1879 में अपने गृह गांव खोनोमा की घेराबंदी में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि मेरे सामने जो व्यक्ति था, वो एक योद्धा था। 1947 से नागाओं की लड़ाई भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। वे बस अपनी आज़ादी चाहते हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके भाग्य का फैसला कोई और क्यों करे। भारत की आज़ादी के समय ये स्पष्ट नहीं था कि नागाओं का क्या होगा। 1945 में जापानियों की हार से पहले जवाहरलाल नेहरू के पास अपने विचार रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे राज के अंत की तारीख तय होने से पहले ही अपने पत्ते खेलना चाहते थे। यह अनिश्चितता ब्रिटिश भारतीय राजनेताओं द्वारा 1941 और 1946 में तैयार की गई दो योजनाओं में परिलक्षित होती है, जिनका उद्देश्य नागाओं और इस क्षेत्र में दीर्घकालिक ब्रिटिश हितों दोनों की रक्षा करना था। पहली योजना असम के गवर्नर सर रॉबर्ट रीड ने तैयार की थी, जिन्होंने असम, उत्तरी बर्मा और नागा हिल्स के कुछ हिस्सों से एक क्राउन कॉलोनी या संरक्षित क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। दूसरा, ऑक्सफोर्ड के इतिहासकार और ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ सर रेजिनाल्ड कुपलैंड के दिमाग की उपज था, जो अजीब होने के बावजूद दिलचस्प था। विचार ये था कि भारत और बर्मा एक बार स्वतंत्र होने के बाद क्षेत्र की जिम्मेदारी विश्वास में साझा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध ने पहले विचार को खत्म कर दिया। इस बीच नागाओं ने अंग्रेजों को ये स्पष्ट कर दिया था कि वे भारतीय गणराज्य के लिए भविष्य की योजनाओं से बाहर रहना चाहते हैं। वास्तव में नागा क्लब ने 1929 के साइमन कमीशन से कहा था कि वे संशोधित ब्रिटिश भारतीय संविधान में कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, जहां तक संभव हो वे अपने हाल पर ही रहना चाहते हैं। जेड फिजो के आने तक नागा अपनी मांगों में उल्लेखनीय रूप से युद्ध विरोधी थे। नागा क्लब वास्तव में बहुत विनम्र था, लेकिन फिजो को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिले अनुभव ने प्रेरित किया था। 1945 तक उन्हें आधुनिक हथियारों के बारे में पता चल गया था और उन्हें पता था कि नागा हिल्स और पूरे उत्तर पूर्व भारत ने उस वैश्विक संघर्ष में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाई थी। शायद उन्होंने बोस्कीना के साथ गलत पक्ष में लड़ाई लड़ी थी, हालांकि उस समय ऐसा नहीं लगा होगा। 1946 में आरामदायक नागा क्लब को नागा हिल्स ट्राइबल काउंसिल के साथ मिला दिया गया, जो नागा हिल्स जिले के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स पावसे की पहल थी, जिनके टेनिस कोर्ट पर कोहिमा की लड़ाई में सबसे भीषण लड़ाई हुई थी, जिसका उद्देश्य जापानी वापसी के तुरंत बाद पुनर्निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाना था। अप्रैल 1946 में वोखा में घोषित नया निकाय नागा नेशनल काउंसिल NNC था, जो विभिन्न जनजातियों और उप जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 सदस्यों से बना था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने गए। यहाँ पहली बार राष्ट्रीय और नागा शब्द एक साथ रखे गए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब से ऐसा लग रहा था कि नागा एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कम से कम एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि नागा आज़ादी की संभावना है।
1947 में एनएनसी और असम के राज्यपाल के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार सरकार की मौजूदा व्यवस्था, जिसके तहत नागा जिलों को असम से दिल्ली से स्वतंत्र रूप से शासित किया जाएगा, अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगी, जिस अवधि के अंत में नागा नेशनल काउंसिल से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें समझौते को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है या नागा लोगों के भविष्य के बारे में एक नया समझौता करने की आवश्यकता है। इसलिए 1957 तक नागा स्वतंत्र हो सकते थे। हालांकि भारत सरकार 1947 के समझौते को खारिज कर रही थी। जहां तक इसका सवाल था, नए भारतीय संघ में अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्र शामिल होंगे और इसका मतलब नागा जिले से था। जहां तक दिल्ली का सवाल था, तो वह यही था और आगे कोई बहस नहीं होनी थी। अपने सबसे सक्रिय सदस्य फिजो के कहने पर एनएनसी ने अगले साल नागा स्वतंत्रता की घोषणा की। जवाब में नए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागा महत्वाकांक्षाओं पर नकेल कसी। मैं स्वतंत्रता को बहुत कीमती मानता हूं, उन्होंने घोषणा की और तुरंत खुद का खंडन करते हुए कहा, भारत और दुनिया दोनों में मामलों के वर्तमान संदर्भ में नागाओं की स्वतंत्रता की ऐसी बेतुकी मांग पर एक पल के लिए भी विचार करना असंभव है। ये संदिग्ध है कि नागाओं को इस बात का एहसास है कि वे जो मांग कर रहे हैं उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि उनकी वर्तमान मांग उन्हें बर्बाद कर देगी। ये बहुत ही संरक्षणात्मक था, फिर भी नेहरू के लिए पर्याप्त नहीं था। 1948 में फिजो को गिरफ्तार किया गया और उन पर भारत के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। 1950 में जेल से रिहा होने के बाद और एनएनसी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद फिजो ने नागाओं से स्वतंत्रता की अपनी इच्छा की घोषणा करने के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित करने की शुरुआत की। उन्होंने मुझे उस लंबे और प्रेरक दस्तावेज की एक प्रति दी, जो इस दस्तावेज के साथ था। मई 1951 में कोहिमा में की गई घोषणा। ये बहुत कुछ बताता है कि नागा लोग उस समय अपने बारे में क्या सोचते थे, और मुझे लगता है कि उनमें से कई लोग आज भी लगभग 60 साल बाद अपने बारे में क्या सोचते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इस अर्थ में भी कि इससे पहले नागा लोगों की आवाज़ बहुत कम ही सुनी गई थी। 1870 के दशक में ईसाई मिशनरियों के आने तक नागा लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा, और तब भी नागा पहाड़ियों से बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। फिजो की आवाज़ जोरदार, स्पष्ट, गर्वित और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी भारतीय की आवाज़ से बहुत अलग है। ये दस्तावेज ठेठ नागा शैली में चाचा, चाची, मित्र, भाई और बहन से शुरू होता है और आगे बढ़ता है। पूरे नागालैंड में हमारे लोग 16 मई के दिन को जनमत संग्रह के दिन के रूप में औपचारिक रूप से मना रहे हैं, जिसे हम अपने लोगों के अंगूठे का निशान लेकर दर्ज करने जा रहे हैं। हमारा देश एक स्वतंत्र देश था, इससे पहले कि अंग्रेजों ने हम पर अपने हथियारों के बल पर कब्जा किया। हमारे देश के लिए कोई विशेष व्यवस्था किए बिना अंग्रेजों ने हमें छोड़ दिया और हम भारतीय लोगों की दया पर निर्भर हो गए। हमारे नागा लोगों, ब्रिटिश अधीन नागा, ने पहले भी कई मौक़ों पर अंग्रेजों से आज़ादी की मांग की है। दुर्भाग्य से हमने इसे कभी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया क्योंकि हमारे लोग लिखने के आदी नहीं हैं। हमारे लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया गया एकमात्र लिखित रिकॉर्ड वर्ष 1929 में 10 जनवरी को प्रस्तुत किया गया था, जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन हमारे लोगों से न्यू रिफॉर्म के बारे में राय मांगने के लिए कोहिमा आया था। हमारे नागा लोगों ने आज़ादी की मांग की और कहा, हमें अकेला छोड़ दो, और जब तुम अंग्रेज हमें छोड़ दोगे तो हम फिर से आज़ाद और स्वतंत्र हो जाएंगे। 1947 से हमने कई बार भारत के साथ अपने राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हम सफल नहीं हुए हैं। परिणामस्वरूप हम यहाँ एक साथ आए हैं ताकि हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर सकें। भारत को स्वतंत्र होने और किसी भी अन्य राष्ट्र के बराबर होने के हमारे अंतर्निहित अधिकार के बारे में समझाना। इस बार और अब से हम सब कुछ लिखित रूप में रखेंगे। हम स्वतंत्रता और अपनी स्वतंत्रता को मानव रक्त के साथ नहीं मिलाना चाहते। हम आशा करते हैं कि हमें मानव खोपड़ी और हड्डियों पर आधारित संरचना पर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हम समझदारी, सद्भावना और तर्क के माध्यम से खुद को मुक्त करने के लिए दृढ़ हैं,
ताकि हम स्वतंत्रता में रहना जारी रख सकें और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहन ये जाने कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि नागालैंड में सभ्यता है। भले ही हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हम जीवित हैं। भारतीयों का हमारे देश में कोई निहित स्वार्थ नहीं है और एक भी भारतीय नागरिक ऐसा नहीं है जो हमारे नागालैंड में 1 एकड़ जमीन का मालिक हो। 1947 से पहले, यानी जब अंग्रेज यहाँ थे, तब किसी भी भारतीय को विशेष परमिट के बिना नागालैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और वह अच्छा विनियमन जो नागा क्षेत्र के विलय से पहले लागू था आज भी खुशी से कायम है। इसके बाद फिजो ने नागालैंड के आर्थिक आकर्षणों की ओर रुख किया। नागालैंड खाद्यान्न और अन्य दैनिक आवश्यकताओं के मामले में एक अधिशेष देश है जो जीवन को खुशहाल बनाता है। हमारे पास तेल भंडार का एक विशाल क्षेत्र है और हम अंग्रेजों के हमारे देश में आने से बहुत पहले से तेल जला रहे हैं। भारत सरकार पहले ही अन्य विदेशी तेल ड्रिलर और भूगर्भ शास्त्रियों को ला चुकी है और उन्होंने बेशर्मी से हमारे तेल संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया है। आप में से कई लोगों ने देखा है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ से 37 मील दूर चुमुकेदिमा में ड्रिलिंग चल रही है। हमारे कड़े विरोध के बावजूद ड्रिलिंग की जा रही है। हमें उम्मीद है कि यह एक और एंग्लो ईरानी तरह का मामला नहीं बनेगा। स्थिति बहुत गंभीर है। हमने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि यह एक और एंग्लो ईरानी मामला नहीं होगा। खतरे का अंदाजा बहुत पहले ही लग गया था। नागालैंड में कोयले के भंडार हैं। मौजूदा कोयला खदान हमारे पास मौजूद कोयले का एक छोटा सा हिस्सा है। तेल के लिए हम बस हाथ से खुदाई करते हैं और निकालते हैं, इसलिए हम इसे खुदाई का पानी टूतजू कहते हैं। हमारे पास अभ्रक, गैस, चूना, लौह अयस्क, निकल और कई अन्य आवश्यक सामग्री हैं, जिसके लिए भारत की नज़र हमारी ज़मीन पर है। वे कहते हैं कि नागा लोग खुशहाल लोग हैं और वे उनकी जीवनशैली की तुलना भारतीयों से करते हैं। नागालैंड में हम आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सुनते। सिर्फ युवावस्था में ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में भी आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते, क्योंकि दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने और मौसम के बदलाव के साथ अपने साथियों के साथ निरंतर संगति में युवा खिलने की सामाजिक चेतना हमेशा बनी रहती है। चाहे काम कितना भी भारी क्यों ना हो, आप अपने काम में भी गाते रहते हैं। हर चीज में आपके समुदाय समूह आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ हंसते रोते हैं, इसलिए आप जीवन भर उनके साथ होते हैं। आप अपने जीवन के आखिरी दिन तक इस धरती को छोड़ने का आनंद लेते हैं। क्या कभी कोई नागा ऐसा हुआ है जिसे मरने के दिन ही त्याग दिया गया हो? ऐसा नहीं है कि हम एक भी उदाहरण जानते हों, ये हमारे समाज के लिए अकल्पनीय है। भारत में अपनी बेटियों को मार देने की प्रथा है क्योंकि वे उनसे शादी करने के लिए पुरुष नहीं ढूंढ पाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सहिष्णुता नहीं है, यहाँ तक कि महिलाओं के प्रति भी कोई विचार नहीं है जो उनकी संतानों का मूल स्रोत हैं। उनके पुरुष इतने स्वार्थी हैं कि वे तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक कि होने वाली पत्नी धन नहीं लाती जिसे वे उससे शादी करने की कीमत के रूप में दहेज कहते हैं। और लगभग हमेशा ऐसा होता है कि लड़की उस आदमी को नहीं जानती जो उसका पति बनने वाला है। उसके दादा की उम्र के एक आदमी को अक्सर उसके सामने एक सुंदर युवा लड़के के रूप में पेश किया जाता है। स्वार्थीपन उस आखिरी दिन और भी दुखद रूप से प्रकट होता है जब आदमी इस दुनिया को छोड़ देता है। उसकी पत्नी को उसके अंतिम संस्कार के दिन जिंदा जला दिया जाता है। फिजो कहते हैं कि वर्गहीन सांप्रदायिक नागाओं में गरीबी की चरम सीमा अज्ञात है, जबकि अपराध और उसके कारण होने वाली सजा दुर्लभ है। नागालैंड में मृत्युदंड नहीं है। हमारे लिए जीवन प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है। नागालैंड में कोई भी दरिद्र नहीं है। हमारे देश में कोई भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति नहीं है। आज तक कोई भी पेशेवर भिखारी नहीं है। नागालैंड में कहीं भी कोई भी परिवार बेघर नहीं है। हमारे बीच कोई भी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है। आर्थिक रूप से नागालैंड एक मजबूत आधार पर खड़ा है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारत के अधीन रहने वाला नागालैंड जल्द ही उस देश की अतिरिक्त आबादी के लिए डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा।
नागा लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, भारतीय उन्हें छोड़ देते हैं, या इससे भी बदतर, बलपूर्वक नागालैंड में भारतीयों का आना जाना केवल तनाव पैदा करेगा, एक ऐसी समस्या जो मानव इतिहास के पिछले 1000 वर्षों में मौजूद नहीं थी। नागालैंड को राजनीतिक संगठनों के मामले में भारत जैसी विदेशी संस्था की नकल या अपनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक विशिष्ट नागा राजनीतिक कार्यक्रम का प्रश्न है, फिजो ने निम्नलिखित 10 सिद्धांत या लक्ष्य बताए हैं। 1. हम यह महसूस करना चाहते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में पूरी तरह और बिना किसी शर्त के स्वतंत्र हैं। नागा एक अलग समुदाय से हैं और पूरी तरह से अपने देश में रहते हैं। हम किसी भी अन्य राष्ट्र के प्रभाव से बाहर रहना चाहते हैं, चाहे वह श्वेत हो या भूरा। 2. हम अपनी संस्कृति को बिना किसी बाधा के अपनी इच्छानुसार विकसित करना चाहते हैं तथा इसमें विदेशी रक्त के संभावित मिश्रण की चिंता नहीं करना चाहते। 3. हम अपने स्वयं के विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से अपनी शिक्षा को निर्देशित करना चाहते हैं। 4. हम अपनी जमीन को अपने ही लोगों के कब्जे में, अपने ही लोगों के लिए रखना चाहते हैं। 5. हम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, चाहे अभी हो या आने वाले दिनों में। 6. हम अपनी विरासत के रूप में कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जो केवल नागालैंड का है, कुछ ऐसा जो लुप्त हो जाएगा और नागा लोगों से छिन जाएगा यदि वे किसी विदेशी निर्देशन में रहने लगे। 7. हम शांति चाहते हैं, सच्ची शांति जो लोगों के जीवन में स्थायी रूप से व्याप्त हो। हम युद्ध नहीं चाहते और हम अपने देश में दूसरा युद्ध नहीं देखना चाहते। हम अपने देश को रक्षा पंक्ति नहीं बनाना चाहते। हम अपने बच्चों को युद्ध के मैदान में नहीं रहने देना चाहते। 8. हम अपने देश को खुशहाली, सुरक्षा और आराम का स्थान बनाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने देश को पूर्व का मिलन स्थल और दुनिया का समझ केंद्र बना सकें। 9. हमारा मानना है कि हम एक बेहतर मित्र बनेंगे और हम भारत और बाहरी दुनिया के लिए एक बेहतर मित्र बने रह सकते हैं यदि हमें बिना किसी शोषण के अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। 10. हमारा मानना है कि न केवल नागालैंड के लिए बल्कि भारत और अन्य आसपास के देशों के लिए भी एक संप्रभु नागालैंड के अस्तित्व में होने से शांति और सद्भावना बनाने और उसे बनाए रखने की बेहतर संभावना है। फिजो ने निष्कर्ष निकाला कि बाकी सबसे ऊपर हम एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम स्वतंत्र होंगे। मैंने फिजो को विस्तार से उद्धृत किया है क्योंकि यहाँ पहली बार एक विशिष्ट नागा आवाज है और यहाँ पहली बार लिखित स्पष्टीकरण है कि नागा अपनी स्वतंत्रता के लिए क्यों लड़ रहे हैं। भारतीय राजनेता और टिप्पणीकार यह कहना पसंद करते हैं कि आज ज्यादातर नागा शांति से रहना चाहते हैं और यह सिर्फ 7000 या उससे ज्यादा विद्रोही हैं जो चीनी, पाकिस्तानी, उग्रवादी मुसलमानों, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार और इसी तरह के अन्य लोगों के साथ गठबंधन में हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के लिए एक निरर्थक युद्ध को लंबा खींचने के लिए। और फिर भी जब भी मैं नागाओं के साथ बैठा हूँ, चाहे वह पहाड़ियों में हो या हाल के वर्षों में दुनिया भर में कहीं और, लंदन, रॉटरडैम और न्यूयॉर्क में, फिजो के ये शब्द उनकी भावनाओं में गूंजते रहे हैं। अंततः फिजो को नागा स्वतंत्रता आंदोलन पर नियंत्रण खोना पड़ा क्योंकि यह एक हाइड्रा हेडेड अव्यवस्था में विभाजित होने लगा। फिर भी वह वास्तव में एक राष्ट्रीय नायक, सभी नागाओं के लिए एक चाचा बना हुआ है। एनएनसी का जनमत संग्रह आगे बढ़ा। परिणाम पहले से तय था। 99.98% लोगों ने नागालैंड के एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के लिए मतदान किया। परिणाम 1952 में ज्ञात हुआ। एनएनसी के स्वयंसेवकों, जिनमें कई महिलाएं और छात्र भी शामिल थे, को फिजो की घोषणा को पढ़ने और अंगूठे के निशान एकत्र करने के लिए नागा पहाड़ियों के प्रत्येक गांव में जाने में कुछ समय लगा। नेहरू ने जनमत संग्रह को सिरे से खारिज कर दिया। बदले में फिजो ने 1952 के भारतीय आम चुनाव का बहिष्कार किया। ये पूरी तरह सफल रहा। एक भी नागा उम्मीदवार ने अपना नाम आगे नहीं बढ़ाया। मार्च 1953 में चिमे में भारतीय प्रधानमंत्री और नागा नेता के बीच एक बैठक आयोजित की गई। कहने की जरूरत नहीं कि यह बैठक निरर्थक रही। बैठक में 10,000 नागा आए थे।
वे किसी तरह की चर्चा की उम्मीद कर रहे थे, न कि नेहरू के व्याख्यान की, जो ये बताने पर आमादा थे कि विद्रोही आदिवासियों को क्या करना चाहिए। जब उन्होंने नागा बुजुर्ग से साक्षात्कार से इनकार कर दिया, तो उनके सभी श्रोता इस तरह के बुरे व्यवहार के खुले प्रदर्शन से घृणा करते हुए बाहर चले गए। अब एनएनसी के सदस्य सीधी कार्रवाई की बात करने लगे और भारतीय सेना की नई नई सुरक्षा चौकियों पर कई छापामार छापे मारे गए। हालांकि एनएनसी को दिल्ली की भागीदारी के बिना अंतरिम नागा संघीय सरकार स्थापित करने और इसकी मंजूरी के बिना सशस्त्र शाखा नागा संघीय सेना का गठन करने में 3 साल और लग गए। सितंबर 1954 में फिजो ने नागालैंड के संप्रभु गणराज्य की स्थापना की घोषणा की, जिसे 1956 में नागा सेंट्रल सरकार और 3 साल बाद नागालैंड की संघीय सरकार के रूप में फिर से स्थापित किया गया। उसी समय उन्होंने विद्रोही गुटों को औपचारिक रूप दिया एकीकृत नागा सेना में, जिसे शुरू में नागा होम गार्ड्स के रूप में जाना जाता था। गार्डों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों और कुछ हद तक जापानियों द्वारा छोड़े गए अप्रचलित हथियारों से लैस किया गया था। ये ज्यादातर ली एनफील्ड .303 राइफलें थीं, लेकिन उनमें 9 मिलीमीटर स्टेन गन, 2 इंच मोटा, कुछ संख्या में भारी भरकम ब्राउनिंग मशीन गन, ग्रेनेड और पिस्तौल भी शामिल थे। बाद में सेना के शस्त्रागार में धीरे धीरे वृद्धि हुई जब 1967 और 1977 के बीच नागा सैनिकों के समूहों ने आधुनिक स्नाइपर राइफलों, AK-47, कलाश्निकोव, M20 पिस्तौल और हाथ से पकड़े जाने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ चीन की लंबी यात्रा की। मुझे लगता है कि तब से इनके प्रतिस्थापन नागालैंड में ही बनाए गए हैं। सैन्य संग्रहालय के अलावा दुनिया में और कहाँ आपको नेपाली स्नाइडर एनफील्ड और मार्टिनी हेनरी राइफलें चालू हालत में मिल सकती हैं। इस बीच फिजो ने पाकिस्तानी सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाकर दिल्ली को और भी नाराज कर दिया, जिसने निश्चित रूप से विद्रोही हथियारों के लिए पैसे दिए। दिल्ली ने संघीय सरकार और होम गार्ड दोनों को अवैध घोषित करके जवाब दिया और फिजो के सिर पर 10,000 रंड का इनाम रखा। जून 1960 में नागा नेता को पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते लंदन ले जाया गया, जहां बैप्टिस्ट मिशनरी और दक्षिण अफ्रीका या भारत में अंडरडॉग्स के प्रसिद्ध समर्थक रेवर्ड माइकल स्कॉट ने मदद की। इस बीच 1953 में नेहरू की कोहिमा यात्रा के कुछ दिनों बाद ही नागाओं के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू हो गई थी। सेना के आगे बढ़ने के साथ ही बलात्कार के आरोप भी लगे। 29 मई को 1200 भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी ने फिजो के गांव खोनोमा पर छापा मारा और 550 घरों को नष्ट कर दिया। 24 अगस्त को दिल्ली ने जनजातीय परिषद द्वारा संचालित पारंपरिक नागा अदालत को समाप्त करने का आदेश जारी किया। 9 सितंबर को इसने एक और आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए कुली के रूप में काम करने से इनकार करने वाले किसी भी नागा को 500 रुपये का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों की सजा दी जाएगी। 7 जून 1954 को असम राइफल्स ने चिंगमेई गांव पर छापा मारा, जिसमें अंधाधुंध हत्याएं और घायल हुए 60 पुरुष, महिलाएं और 15 नवंबर की सुबह नोकलाक शिविर से यांगपांग गांव पर हुए विशेष रूप से कुख्यात सैन्य हमले में 100 से अधिक बच्चे मारे गए। NSCN के अनुसार हत्या 5 से 7 बजे तक चली, जिसका नेतृत्व एक राजनीतिक अधिकारी और उसके सहायक ने किया। राजनीतिक अधिकारी पहले से ही शेखी बघार रहा था कि वह नागाओं को दिखाएगा कि भारतीय बेहतर शिकारी हैं, और उसने अपनी शेखी बघारते हुए सटीकता से अपना काम पूरा किया। सभी पीड़ितों के सिर काटे गए, कुछ जीवित रहते हुए, कुछ को गोली लगने के बाद और उनके सिर को फोटो खिंचवाने के लिए नोकलाक वापस ले जाया गया। उसने उस रात अपने सैनिकों को यांगपांग से लूटे गए सुअर के मांस की दावत देकर पुरस्कृत किया। बचे हुए लोगों द्वारा बताई गई कहानियों में से एक कहानी सुबोंगलेमला के बारे में थी, जो एक हंसमुख युवती थी और गांव की स्कूल शिक्षिका थी। उसे उसके लंबे सुंदर बालों से जमीन पर घसीटा गया था, जो खुले होने पर 4 फीट लंबे थे। उसने दया की भीख मांगी और रोई, लेकिन हत्यारे ने उसके जीवित रहते ही उसकी खोपड़ी उतार ली और फिर उसका सिर काट दिया। राजनीतिक अधिकारी ने खोपड़ी ले ली। बाद में उसे यह कहते हुए सुना गया कि वो उसके बालों को पवित्र धागा में पिरोएगा और इसे सौभाग्य के लिए रखेगा। सुबोंगलेमला के पति और उनके 2 बेटे, एक 5 साल का और दूसरा 7 महीने का,
भी मारे गए। 27 नवंबर को चिंगमेई के बचे हुए हिस्से को बम से उड़ा दिया गया। उसी दिन चेमोंग गांव में 2 युवा नागा, 30 वर्षीय चेनमोंग और 35 वर्षीय शेमशिमोन को उनकी ईसाई मान्यताओं का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान में सूली पर चढ़ा दिया गया। कई घंटों तक सूली पर लटकाए जाने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस बीच उनके साथी ग्रामीण येमखोटोंग, 35 वर्षीय को भारतीय सैनिकों ने जमीन पर दबा दिया। उन्होंने संगीन से उसकी जांघ में छेद कर दिया। छेद में एक रस्सी बांधी गई और उसे एक खंभे से बांध दिया गया। फिर आदिवासी को जिंदा चमड़ी उधेड़ने से पहले उसका मजाक उड़ाया गया। सेना के जेरी कैन से पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। मैं इन अत्याचारों को इसलिए उजागर करता हूं क्योंकि 40 साल बाद इन गांवों में जाने पर मैंने पाया कि कई बुजुर्गों ने एक ही तरह की कहानियां दोहराईं। उनमें सच्चाई की झलक थी। भारतीय सेना ने घिनौना व्यवहार किया। इसके तुरंत बाद वे आधिकारिक मंजूरी के साथ अपनी मर्जी से कुछ भी करने में सक्षम हो गए। 1955 में असम अशांत क्षेत्र अधिनियम ने असम राइफल्स और असम सशस्त्र पुलिस को कानूनी रोक के बिना नागा विद्रोहियों के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने की अनुमति दी। 1955-56 के दौरान पूरे पुराने गांवों को जला दिया गया, जिनमें से 650 गांव थे। जिन लोगों को आग से बचाया गया उन्हें उखाड़ दिया गया और आसानी से संरक्षित समूहों में बनाया गया। ये नाम के अलावा सभी तरह के एकाग्रता शिविर थे। गुरिल्ला सेनाओं से गांवों को अलग करने के लिए डिजाइन किए गए। उन्होंने ग्रामीणों को उनके खेतों और फसलों से भी अलग कर दिया। अकाल, भूखमरी और बीमारी जल्द ही नागा पहाड़ियों पर अपने विनाशकारी घोड़ों पर सवार हो गई। भयावहता को उजागर करने के लिए नागा विद्रोहियों थैवुचा, पुरहिली और लोफिझू के शवों को संभावित विद्रोहियों के लिए चेतावनी के तौर पर चिम बाजार में खंभों से लटका दिया गया था। भारतीय सैनिकों द्वारा नागा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार को एक हथियार के रूप में लगभग व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया गया था। पुरुषों का बलात्कार नागाओं के लिए कुछ नया और घृणित था, और यह चलता रहा। बेशक नागाओं ने जवाबी हमला किया। आगामी युद्ध के दोनों पक्षों के रिकॉर्ड विरोधाभासी और भ्रमित करने वाले हैं। कोई आधिकारिक इतिहास नहीं है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालांकि दोनों पक्षों द्वारा अत्याचार किए जाने थे। 1952 और 1997 के बीच भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में लगभग 100,000 से 200,000 नागा मारे गए, और बहुत संभव है कि इससे भी ज्यादा। चूंकि नागालैंड बाहरी लोगों के लिए कटा हुआ था, इसलिए विदेशी पत्रकारों के लिए देश के अंदर जाकर किसी तरह की सच्चाई का पता लगाना लगभग असंभव था। मुझे नागालैंड में बेवजह हत्या, बलात्कार, कैद और यातना की जो भयानक कहानियां मैंने सुनी हैं, उन पर मुझे कोई संदेह नहीं है। इनमें से बहुत कम भारतीय अखबारों में खबरें बनी। दुनिया के किसी और हिस्से में इनमें से लगभग कोई भी दर्ज नहीं हुआ। नागा बहुत अकेले थे। भारतीय सेना के उच्च कमान ने शुरू में नागाओं के दिल और दिमाग को जीतने का लक्ष्य रखा था। 1955 में सेना प्रमुख ने पहाड़ियों में जाने वाले सैनिकों को निर्देश जारी किए, आपको याद रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां के सभी लोग साथी भारतीय हैं। इनमें से कुछ लोग गुमराह हैं और उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। आपको इन विघटनकारी तत्वों से लोगों की रक्षा करनी है, इसलिए आपको उनका विश्वास और सम्मान जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराने में मदद करनी चाहिए कि वे भारत के हैं। लेकिन जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. नरहरी, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और 1960 और 1980 के दशक के बीच उत्तर पूर्व में लड़े थे, ने लिखा है, कार्यात्मक स्तर पर तनाव के दौरान इन शिक्षाओं को किसी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। नरहरी के अनुसार सेना द्वारा की गई शुरुआती कार्रवाई और विद्रोही नागाओं की प्रतिक्रिया दोनों ही बेहद हिंसक थीं। जहां सेना ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां की, जानकारी निकालने के लिए मारपीट की, निर्दोष लोगों की हत्या की और गांवों को जला दिया, वहीं सेना ने पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया, जबरन वसूली के लिए अपहरण किया, उदारवादियों और वफादारों की हत्या की, अपनी सेना के निर्माण के लिए कर और खाद्यान्न की जबरन वसूली की। उनके पास द्वितीय विश्व युद्ध के बचे हुए हथियारों का उचित भंडार था।
नारी रुस्तम जी ने इम्पीरियल फ्रंटियर्स 1983 में लिखा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1955 से शुरू होकर 2 से 3 साल की अवधि के लिए सेना ने विद्रोही नागाओं को नर्म करने के काम में पूरी ताकत से खुद को लगा दिया। जल्द ही फिजो की सेना ने जवाबी कार्रवाई की और जल्द ही यह बात सामने आ गई कि कौन किसको नर्म कर रहा है। निस्संदेह जनशक्ति और गोलाबारी के मामले में भारतीय सेना का पलड़ा भारी था, फिर भी जो कोई भी नागा पहाड़ियों पर गया है और नागाओं से मिला है, वह अच्छी तरह जानता होगा कि दुनिया के इस हिस्से का परिदृश्य अनुभवहीन युवा भारतीय सैनिकों के लिए कितना अजनबी और कठिन रहा होगा और नागा गुरिल्ला के रूप में कितने प्रभावी हो सकते हैं। सैनिक, यहाँ के जंगल अजीबोगरीब चीखों और चीखों से भरे हुए हैं। मानसून में पूरा नागालैंड एक तरह से दलदल में बदल जाता है। सर्दियों में पहाड़ी इलाके कड़ाके की ठंड से ठिठुरते हैं। शक्तिशाली काटने वाले कीड़े बहुतायत में होते हैं। घाटियां गहरी छाया में होती हैं। नियमित सेना के सैनिकों के लिए नागालैंड में कोई फ्रंट लाइन नहीं थी। भारत में पिछले कई सालों में मैंने जिन लोगों से मुलाकात की है, जिन्हें नागालैंड में शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है, वे हमेशा इन जंगली जगहों से दूर रहने के लिए बहुत खुश हैं। लेकिन नागा विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में दिन प्रतिदिन वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में आज बहुत कम लोग सटीकता से बता सकते हैं। दशकों से नागालैंड में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अधिकांश अत्याचार अत्यधिक विवादास्पद असम राइफल्स द्वारा किए गए हैं। शिलोंग में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में 31 बटालियनों और लगभग 30,000 सैनिकों वाले इस लंबे समय से कार्यरत बल का आदर्श वाक्य है, पहाड़ी लोगों के मित्र। यह एक ऐसा चिन्ह है जिसे आप नागालैंड में बिखरे किलों के द्वारों पर अक्सर हाथ से पेंट करके देख सकते हैं। असम राइफल्स अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से जानती है, जैसा कि उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इस बल का गठन सबसे पहले कछार लेवी के रूप में 1835 में हुआ था। 750 सदस्यों वाली इस टुकड़ी में ज्यादातर कम वेतन पाने वाले बंगाली थे, जिन्हें ब्रिटिश और भारतीय बस्तियों, खासकर चाय बागानों की रक्षा करने का आदेश दिया गया था, जो नागाओं सहित आदिवासियों के हमलों से सुरक्षित थे। 1883 में कछार लेवी अन्य स्थानीय मिलिशिया के साथ विलय हो गई, फ्रंटियर पुलिस बन गई और 1891 में इसका नाम बदलकर असम मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। 1920 में असम के नए प्रांत के निर्माण के 8 साल बाद और प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में बल की बहुत प्रभावी लड़ाई के सम्मान में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। नए नाम वाले बल ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत उपयोगी काम किया, जापानी सेना के उस देश में आगे बढ़ने के समय बर्मा से भाग रहे शरणार्थियों के प्रवाह को व्यवस्थित करने में मदद की और जापानी संचार को कम करने के उद्देश्य से विक्टर के लिए बल इकाई को व्यवस्थित करने में बहुत कुछ किया। असम राइफल्स ने कोहिमा की लड़ाई के दौरान भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल्स उत्तर भारत के विभिन्न भागों में दंगा नियंत्रण में भारी रूप से शामिल थी, खासकर विभाजन के समय, जब भारत ने भयंकर और हिंसक तरीके से खुद को विभाजित कर लिया था, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू अपने जीवन को भारत और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नए गणराज्यों के बीच बांट रहे थे। राइफल्स, जो अब पूरे उत्तर भारत और वास्तव में देश के अन्य भागों से भर्ती की गई थी, 1962 में उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी और भारतीय सीमा के साथ अन्य बिंदुओं पर चीनी मार्च के समय अग्रिम पंक्ति के सैनिक थे। हालांकि नागालैंड में कुछ गलत हुआ। हालांकि असम राइफल्स ने वास्तव में दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य, चिकित्सा सहायता, संचार और यहां तक कि शिक्षा में मदद की है, लेकिन उन्होंने नागालैंड की बंद सीमाओं के पीछे भी क्रूरता से व्यवहार किया है। और यहाँ भारतीय सरकार को दोष लेना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति या भूमि बाकी दुनिया से कट जाती है, तो भयानक चीजें होने लगती हैं। कानून और व्यवस्था क्रूर शक्ति और निर्मम नियंत्रण का सवाल बन जाती है। ये सिर्फ नागालैंड में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के दूसरे हिस्सों में भी सच था, जब 1958 में अत्यधिक विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को कानून की किताबों में शामिल किया गया था। अधिनियम के अनुच्छेदों के तहत आधिकारिक तौर पर घोषित अशांत क्षेत्र
में काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को अपने मिशन को अपनी इच्छानुसार अंजाम देने की पूरी छूट दी गई थी। इसने असम राइफल्स को जरूरत पड़ने पर रोकने, तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और मारने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि एक निजी सैनिक भी अब सिर्फ इस संदेह पर गोली चलाकर हत्या कर सकता था कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी थी। नागालैंड को 1956 में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। 1990 के दशक तक कानून के वास्तविक समर्थन से बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, लेकिन आज भी स्थानीय लोगों, शांति प्रचारकों और राष्ट्रीय प्रेस द्वारा बलात्कार, यातना और अनुचित हत्या के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। कुछ मामलों में तो कानूनी कार्रवाई भी होती है। चूंकि नागालैंड पहुंचना और यात्रा करना बहुत कठिन है, इसलिए राज्य से आने वाली खबरें अक्सर संदिग्ध होती हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, स्वतंत्रता सेना, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के दावों और प्रतिदावों के धुंध में उलझा हुआ, विरोधाभासी और धुंधला। नागा विद्रोहियों के खिलाफ की गई पहली सैन्य कार्रवाई के समय, जिसके कारण पूरे गांव नष्ट हो गए, एकाग्रता शिविरों की स्थापना हुई, बॉय युद्ध से शुरू हुआ एक पुराना ब्रिटिश आविष्कार, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां की गईं और संदिग्ध विद्रोहियों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया। भारतीय सेना और असम राइफल्स दोनों में सेवारत कई सैनिक उन क्षेत्रों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे जिन्हें वे जला रहे थे और अपमानित कर रहे थे। यह आज कम सच है, लेकिन मैंने गांवों और बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर जिन आम सैनिकों से बात की है, वे अभी भी अक्सर इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि आखिर नागा कौन है और उन्होंने भारत से आज़ादी के लिए इतने लंबे समय तक किसी न किसी तरह से संघर्ष क्यों किया है। 1953 से 1957 तक नागा हिल्स में सेवा देने वाले भारतीय अधिकारी कंवर रणदीप सिंह ने नागाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ उनके संबंधों के बारे में अपने अनुभव और धारणाओं का एक दिलचस्प विवरण लिखा है। द नागाज ऑफ नागालैंड, डेस्परेडोज एंड हीरोज ऑफ पीस में उन्होंने लिखा है, असम के कोई भी अधिकारी नागाओं के साथ लंबे समय तक नहीं रहे क्योंकि वे इसे सजा के तौर पर पोस्टिंग मानते थे। वे स्वाभाविक रूप से हमेशा बाहर निकलने के लिए उत्सुक रहते थे और अक्सर संपर्कों के जरिए ऐसा कर लेते थे। इसलिए नागा लोगों की जीवनशैली का अध्ययन करने, उनके साथ घुलने मिलने, उन्हें और उनके रीति रिवाजों को जानने आदि का सवाल ही उनके सामने नहीं आया। वास्तव में वे इन लोगों को अमानवीय, गंदे और घुलने मिलने लायक नहीं मानते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के जाने के बाद नागाओं और सरकार के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई। ये निश्चित रूप से सच है कि असम राइफल्स के कुछ हिस्सों को छोड़कर बहुत कम नियमित भारतीय सैनिकों और वास्तव में केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक भारतीय लोगों को नागाओं के जीवन और भूमि के बारे में कोई जानकारी थी। वे दिल्ली के निवासियों के लिए एज़टेक, हॉटेनटॉट्स, मसाई या एस्किमो हो सकते हैं। 1954 में नागा नेशनल काउंसिल के सार्वजनिक सचिव और नागालैंड के भावी मुख्यमंत्री जॉन बॉस्को जसोकी ने इसी विषय पर एक रिपोर्ट लिखी। वे हिंदुस्तान के मैदानी लोग मानते हैं कि उनकी जीवन शैली सही है, लेकिन ऐसी जीवन शैली हमें भयभीत करती है। वे हमें मनुष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए उनके लिए हमारे साथ व्यवहार में सभी मानवीय शिष्टाचार से बाहर जाना आसान है। मैं ये हमारे लोगों की भावनात्मक भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि हमारे लोगों के प्रति उनका ऐसा रवैया है, एक निर्विवाद तथ्य है। वे सोचते हैं कि लोगों को परेशान करके उन्होंने भारत की बहुत बड़ी सेवा की है, लेकिन वास्तव में भारत ने लोगों की मित्रता खो दी है। कई सभ्य, सुसंस्कृत और उच्च शिक्षित भारतीय अधिकारी हैं जो पिछले कुछ वर्षों में नागा संस्कृति से परिचित हुए हैं। हालांकि बहुत से मामलों में नागाओं और उनके जीवन के तरीके की सराहना करना एक धीमी गति से सीखने की अवस्था थी। 1987 में पाकोई नागाओं के अपने अध्ययन में मेजर जनरल S.C. सरदेसांडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नागा शानदार हैं। इस सरल कथन पर विश्वास करने के लिए आपको उन्हें देखना और उनके बीच रहना होगा। हम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं वो उनकी नग्नता, शिकार और पिछले 30 वर्षों से राष्ट्र विरोधी, शत्रुतापूर्ण, भूमिगत, विद्रोही गतिविधियों के बारे में है।
स्वभाव से वे संदिग्ध, संवेदनशील, सतर्क, अविश्वासी, अंतर्मुखी, अस्थिर और बहुत घमंडी होते हैं। यदि यह बात थोड़ी रूढ़िवादी और नकारात्मक लग रही है, तो सरदेसांडे आगे कहते हैं, एक बार नागा को अपने मित्र की पहचान हो जाए, तो उससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। एक बार नागा को धोखा महसूस हो जाए या वह निराश हो जाए, तो उससे बुरा शत्रु कोई नहीं हो सकता। उसके गूढ़ आंतरिक और पैनी निगाहों के अंदर एक जबरदस्त गर्मजोशी, महान सौहार्द, तीक्ष्ण बुद्धि और अपार सद्भावना छिपी हुई है। ये बात भले ही तुच्छ लगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टिप्पणियां 20 साल पहले की गई थीं, जब नागालैंड पूरी तरह से बाकी दुनिया से कटा हुआ था, जैसे इंग्लैंड से, वैसे ही भारत से। एक पल के लिए कल्पना करें कि एक हिंदुस्तानी शहर की निश्चितताओं में पले बड़े एक युवा सैनिक को कैसा महसूस हुआ होगा, जब उसे सुदूर नागा पहाड़ियों में ले जाया गया हो, जहां नग्न स्थानीय लोग उसका सिर काट देंगे। एक चमचमाती डाव के साथ और आप में से बाकी लोगों को दोपहर के भोजन के लिए परोसा जाएगा जैसे ही वे आपकी कैप बैज, पॉलिश किए हुए जूते और सावधानी से तेल से भरी हुई 303 ली एनफील्ड को देखेंगे। 1956 से लेकर कई सालों बाद तक नागालैंड में संघर्ष के बारे में बाहरी लोगों द्वारा लिखी गई एकमात्र विश्वसनीय रिपोर्ट ऑब्जर्वर के गेविन यंग द्वारा लिखी गई थी, जो बाद में एक प्रतिष्ठित युद्ध संवाददाता और यात्रा लेखक बन गए। यंग लंदन में फिजो से मिलने गए थे। नतीजतन वे 1961 की शुरुआत में भारतीय अधिकारियों की अनुमति के बिना चुपचाप नागालैंड में घुसने में सफल रहे। फिजो ने यंग को असम सशस्त्र पुलिस, असम राइफल्स और नियमित भारतीय सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की विस्तृत सूची दी थी। हालांकि दिल्ली ने हर दावे का खंडन किया, यहाँ तक कि भारतीय प्रेस ने भी अत्याचार, बलात्कार, नरसंहार और पूरे गांवों को जलाने या बमबारी से जुड़े 22 अत्याचारों को स्वीकार किया। हालांकि लगभग हमेशा इसने ये दावा करके ऐसे कार्यों को उचित ठहराया कि नागा विद्रोह इसके लिए जिम्मेदार था। यंग ने द नागाज एन अननोन वॉर में अपने अनुभवों को याद किया। अक्सर अंधेरे की आड़ में उन्हें नागा गाइडों द्वारा 5 दिनों तक प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पैदल चलकर पहाड़ियों में लगभग 8000 फीट ऊपर एक सुरक्षित घर में ले जाया गया था, जहां छत में हुक से भैंस के मांस और सुअर के मांस के बड़े बड़े टुकड़े लटके हुए थे और जहां चाय की एक बड़ी कड़ाही उबलने के लिए रखी गई थी। एक 22 वर्षीय नागा लेफ्टिनेंट, जो स्टेन गन, वेबली पिस्तौल और 2 हथगोले से लैस था, उसके कुछ समय पहले ही वहां पहुंचा था। अधिकारी ने यंग को बताया कि 1956 में असम राइफल्स द्वारा उसके पिता की संगीन से हत्या कर दिए जाने और उसकी मां को जेल में डाल दिए जाने के बाद उसने होम फ्रंट में शामिल होने का फैसला किया था। वो उस समय एक छात्र था और उस समय जब भारतीयों ने नागा छात्रों को अनिवार्य श्रम दस्तों में संगठित किया था। पढ़ाई करने के बजाय कई लोगों को कुली के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। यंग ने होम गार्ड्स मुख्यालय की ओर अपना अगला मार्च शुरू करने से पहले अपने साथ जाने के लिए नियुक्त सैनिकों की टुकड़ी को घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हुए देखा। नागा संघर्ष में क्रोमवेलियन तत्व। निश्चित रूप से वे शुद्धतावादी नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनका धर्म उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। हालांकि वे कोई पवित्र युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ईसाई धर्म को उत्साही मिशनरियों द्वारा नागा पहाड़ियों में लाया गया था, नागाओं को खुद दूसरों को धर्मांतरित करने की कोशिश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म से कोई विरोध नहीं है, उनकी लड़ाई पूरी तरह से भारत से आज़ादी के लिए है। जब यंग जनरल काइटो सुखा के होम फ्रंट मुख्यालय में पहुंचे, जो हवा से छिपा हुआ था, और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बमवर्षक विमानों से 60 फीट ऊंचे पेड़ों की एक बड़ी छतरी के पास, उन्होंने एक साफ सुथरा शिविर पाया, जिसमें टाइपराइटर, रेडियो, फाइलिंग कैबिनेट और कागजी कार्रवाई से सुसज्जित कार्यालय, एक बेदाग रसोई घर, एक बैडमिंटन कोर्ट और एक साफ सुथरा अधिकारियों का मेज था। मेज के ऊपर एक बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, उस ईश्वर की स्तुति करो जिससे सभी आशीर्वाद मिलते हैं। यहाँ नीचे सभी प्राणी उसकी स्तुति करते हैं। ये सब अप्रत्याशित था। यंग से मिले भारतीय वायुसेना के पकड़े गए चालक दल के लिए यह और भी अप्रत्याशित था। हालांकि वे दुबले पतले और दाढ़ी वाले थे, लेकिन लोगों की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी।
नागा सेना द्वारा मार गिराए गए DC-3 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट आनंद सिंह थे। उन्होंने यंग को बताया कि उन्हें और उनके चालक दल को नागाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय इस तथ्य के कि वे विद्रोही और नरभक्षी थे। जब हम विमान से बाहर निकले तो हमें नहीं पता था कि हमारा स्वागत कैसे किया जाएगा। मुझे लगा कि हमें खा लिया जाएगा। सिंघा के नागा गार्डों को ये बहुत मज़ेदार लगा। उनके कुकहाउस में बंदरों का मांस भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि साबित हुआ, एक भी मानव सिर नहीं था, चाहे वह अचार हो, भरवा हो, सिकुड़ा हुआ हो, कटा हुआ हो या कुछ और। टाइपराइटरों की खड़खड़ाहट, शटलकॉक की आवाज़ और BBC वर्ल्ड सर्विस की मधुर आवाज़ें ऐसी चीज़ें नहीं थीं जिनकी भारतीय सैनिकों को नागा पहाड़ियों में मिलने की उम्मीद थी। गश्त पर, हालांकि, पुरानी आदतें मुश्किल से खत्म होती हैं। नागा सैनिक एक दूसरे को चिल्लाते हुए पुकारते थे और चिल्लाते थे, जो उनके आसपास के पक्षियों और बंदरों से अलग नहीं था। वे जंगल में घूम सकते थे, वे अभी भी कर सकते हैं, एक तेंदुए की तरह चुपके से। कुछ मायनों में मैंने दूर के शहरों से मैदानों में तैनात भारतीय रंगरूटों पर दया करना सीख लिया है। अगर आपको तस्वीरें याद हैं, 1982 में धूप से भरे लैटिन अमेरिकी शहरों और कस्बों से आए अर्जेंटीना के किशोर सैनिकों की एक तस्वीर ली गई थी, जो हवा से उड़ते फॉकलैंड द्वीप समूह में बुरी तरह से बेबस दिख रहे थे। आप नागालैंड में भारतीय सेना के सैनिकों की दुर्दशा के बारे में कुछ कल्पना कर पाएंगे। वे यहाँ के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं, न ही उनके तरीके यहाँ के हैं। यंग ने बताया, भारतीय अन्याय के बारे में नागा नागरिकों की शिकायतों का स्वर एक जैसा था। ग्रामीण लोग व्यक्तिगत पीड़ाओं का विस्तृत विवरण देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जलाए गए चावल के भंडारों और घरों की कहानियां अंतहीन लग रही थीं। व्यक्तियों ने बताया कि कैसे उन्हें पीटा गया और बिना पानी के घंटों तक बांध कर रखा गया, कैसे उन्हें बांध कर कोड़ों से पीटने के लिए सिर के बल बीम से लटका दिया गया, कैसे बेटों, भाइयों और पिताओं को संगीन से मार दिया गया। शायद सबसे दुखद बात यह है कि यंग से पूछा गया, नागाओं ने दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों की सेवा की। अंग्रेज जानते हैं कि हम कैसे हैं और हमारा चरित्र नहीं बदला है। वे हमारे लिए क्यों नहीं बोल सकते? ये फिजो का 5000 मील दूर लंदन में बड़ा सवाल था। ये वह सवाल है जिसे गोरखाओं ने ब्रिटेन में बहुत खराब तरीके से पेश किया है, जिसकी उन्होंने इतनी बहादुरी से सेवा की है, और हाल ही में अभिनेत्री जोआना लुमली ने इसका समर्थन किया है। वे लगातार पूछ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जो रवांडा, दारपुर और जिम्बाब्वे के मृतकों और मरते हुए लोगों के सामने मंडरा रहा है। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को छोड़ने के बाद से नागालैंड या लगभग किसी भी अन्य जगह के लिए कुछ नहीं किया है जहां उन्होंने कभी शासन किया था। ब्रिटेन संप्रभु सरकारों को नाराज करना पसंद नहीं करता, चाहे वे अपने पैरों के नीचे रहने वालों के प्रति कितने भी क्रूर या बेपरवाह क्यों न हों। यंग के पास तब कोई जवाब नहीं था और मेरे पास अब भी कोई जवाब नहीं है। मैंने पिछले 20 वर्षों में वामपंथी और दक्षिणपंथी, टोरी और लेबर सरकारों के कई ब्रिटिश मंत्रियों से बात की है। अधिकांश ने नागालैंड के बारे में कभी नहीं सुना है। यद्यपि हमारे पास नागाओं के बारे में ज्ञान का विशाल भंडार है, लेकिन इसका अधिकांश भाग ऑक्सफोर्ड के पिट रिवर म्यूजियम, लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज या बहुत पुराने औपनिवेशिक अधिकारियों, राजनयिकों, साहसी व्यक्तियों और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की धुंधली होती यादों में छिपा हुआ है। मैंने देखा कि कोहिमा में मारे गए एक निजी ब्रिटिश सैनिक मेरे छोटे से सफोक शहर में रहते थे। मैं ये देखने के लिए उनके घर गया कि क्या कोई उन्हें याद कर सकता है। मुझे यकीन था कि कोई उन्हें याद करेगा। मैंने संकरी गली में ऊपर से नीचे तक देखा और हैरान रह गया। उसका घर नंबर 84 था। यहाँ 82 और 86 थे, लेकिन 84 कहाँ था? पता चला कि इसे सालों पहले ध्वस्त कर दिया गया था और एक खाली दीवार के पीछे एक गराज सेट किया गया था। मैं यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि ब्रिटेन न केवल नागाओं की यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि अपने उन लोगों की भी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने नागा पहाड़ियों की तपती गर्मी और तेज बारिश में सभ्यता के अपने संस्करण को मजबूत करने में मदद की थी। इस बीच नागालैंड में घटनाएं फिजो से कहीं आगे निकल गईं,
जबकि उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों को अपने लोगों के भाग्य में दिलचस्पी लेने और भारतीय अत्याचारों की जांच की मांग करने की कोशिश की। 1960 में उदारवादी या मौन नागाओं का एक नया निकाय, नागा पीपुल्स काउंसिल (एनपीसी), दिल्ली के राजनेताओं के साथ बैठकर भारतीय संघ के भीतर एक नए नागा राज्य के विवरण पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ। वह राज्य, नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया। इसने तुरंत नागाओं को 2 खेमों में विभाजित कर दिया, वे जो भारतीय घेरे में थे और वे जो बाहर थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे और जिन्होंने नागालैंड राज्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया। एनपीसी की जीत, सबसे अच्छी बात, खोखली थी। इसने नागालैंड में भारतीय आप्रवासन की लहर के लिए दरवाजे खोल दिए और सबसे उल्लेखनीय रूप से नौकरशाहों, राजनेताओं और प्रशासकों ने नागालैंड को भारत में बदलने की कोशिश की, जैसा कि वे आज भी करते हैं। साथ ही ये नागालैंड की सरकार है जो आज वेबसाइट चलाती है जो खुश, विदेशी पोशाक पहने नाचते हुए मूल निवासियों की एक काल्पनिक भूमि का जश्न मनाती है। गेविन यंग के नागा अमेरिकी जिव पर नाचते थे, बैडमिंटन खेलते थे, ब्रेन गन रखते थे और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस सुनते थे। मेरे पास AK-475 सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन और कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालयों की डिग्री है। फिर से 1951 में अपने लोगों को दिया गया फिजो का संबोधन मायने रखता है। न केवल नागा अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं और उसे पुनः प्राप्त करने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने एक मनोरंजक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, पर्यटक आकर्षण। वे वास्तव में अपनी आदिवासी वेशभूषा और अपने संगीत और नृत्य से प्यार करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आधुनिक दुनिया के कई पहलू भी शामिल हैं और ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। युवा ऑनलाइन नागा अपने गाने और साथ में वीडियो यूट्यूब पर भेजते हैं। वे इंटरनेट पर दुनिया भर की बहसों में शामिल होते हैं और मुख्य भूमि के भारतीयों से क्रूर संदेशों का सामना करते हैं। वे देश के ऊपर भी जा सकते हैं और कैंप फायर के चारों ओर सांप की रस्म या बिल्ली बंदर स्टू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वे जो भी हों, वे जीवित पर्यटक आकर्षण झांकी नहीं हैं। हालांकि इस रास्ते से आने वाले कुछ पर्यटक 40 से अधिक वर्षों तक नागालैंड में व्याप्त असाधारण हिंसा से काफी हद तक अनजान हैं।